everyone, welcome to my YouTube channel Mind Review. I am Sakshi Kaushik और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोशल साइकोलॉजी. सो यू कैन सी द टॉपिक राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, दैट इज कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है. सो मेक श्योर कि आप सब लोग ये वीडियो एंड तक देखें so that you get to know all about cognitive dissonance theory. So let us get started. So first of all, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं so you all must be aware कि मैं बहुत ज़्यादा emphasis put करती हूँ upon who has given the theory and in which year the theory has been given. So your focus should be right there on the screen. Cognitive dissonance theory was given by a person called Leon Festinger and this theory was given in the year of 1957. तो कौन से ईयर में आई थी थ्योरी? 1957 में. किसने दी थी? लियोन फेस्टिंगर ने. प्लीज कीप इन माइंड. Now the next thing is कि dissonance क्या होता है? Just focus on bullet number 2. That what exactly this dissonance is. So dissonance is a situation involving conflicting attitudes, beliefs or behaviors. इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारे जो एटीट्यूड्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हों आपस में. कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? ऑपोजिट एटीट्यूड्स हों, राइट? सो कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स हों, कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स हों या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर हो. कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर कैसे हो सकता है कि हम बिलीव तो किसी और चीज़ में करते हैं पर अल्टीमेटली बिहेवियर उसका ऑपोजिट कर दें तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली डिसोनेंस मीन्स. अब अगर डिसोनेंस होता है, अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड, बिलीव्स या बिहेवियर्स की, सो डिसोनेंस क्या करता है? जस्ट फोकस ऑन द थर्ड बुलेट पॉइंट. इट प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ मेंटल डिस्कम्फर्ट. तो मेंटली हमें क्या है? डिस्कम्फर्ट फील होता है. डिस्कम्फर्ट क्या होता है? वी डू नॉट फील गुड राइट दैट पॉइंट व्हेन डिसोनेंस इज गोइंग ऑन. सो दिस मेंटल डिस्कम्फर्ट लीड्स टू एन ऑल्टरनेशन इन वन ऑफ द एटीट्यूड्स, बिलीव्स और बिहेवियर्स टू रिड्यूस दैट डिस्कम्फर्ट एंड रीस्टोर आवर बैलेंस. तो डिसोनेंस होता है, डिसोनेंस की वजह से मेंटल डिस्कम्फर्ट होगा. अब किसी को भी अगर मेंटल डिस्कम्फर्ट होगा तो हम कोशिश करेंगे कि उस मेंटल डिस्कम्फर्ट को रिमूव कर सकें. सो इन ऑर्डर टू रिमूव दैट मेंटल डिस्कम्फर्ट या तो हम अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं या फिर अपना बिलीफ चेंज कर लेते हैं या फिर अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं सो दैट वी कैन रिस्टोर दैट बैलेंस दैट वाज देयर, राइट? अब कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी का अभी तक जो हमने पॉइंट्स कवर किया उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है. नाउ मैं फेमस क्यों बोल रही हूँ इस एग्जाम्पल को? बिकॉज वी कैन सी दिस हैपनिंग अराउंड अ लॉट ऑफ टाइम्स. जस्ट सी दिस. व्हेन पीपल ईट जंक फूड, तो जंक फूड खा रहे हैं वो उनका क्या हो गया? बिहेवियर. एंड दे नो दैट इट प्रोड्यूसेस फैट. तो द फैक्ट दैट उन्हें पता है कि अगर जंक फूड खाएंगे तो फैट प्रोड्यूस होगा, वो उनका कॉग्निशन हो गया. कॉग्निशन क्या होता है? थिंकिंग प्रोसेसेस कि आई ऑलरेडी नो कि मैं फैट खा रही हूँ, जंक फूड खा रही हूँ तो फैट प्रोड्यूस होगा. सो दैट बिकम्स देयर कॉग्निशन. तो जब ऐसा स्टेट आता है कि मैं जंक फूड खा रही हूँ लेकिन खाते खाते भी मुझे पता है कि ये फैट प्रोड्यूस करेगा, सो मेरा जो कॉग्निशन था और जो मेरा बिहेवियर है वो दोनों ऑपोजिट हो गए. सो देयरफॉर आई विल बी इन अ स्टेट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस. सो ये बेसिकली एग्जाम्पल होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस का. और उस वक्त मेंटल डिस्कम्फर्ट क्या होता है कि मुझे गिल्ट की फीलिंग आएगी कि मैंने ये फैटी आइटम या जंक फूड खा लिया. So this is a very classic example of cognitive dissonance theory that we all can relate with our day-to-day lives, right? Now the second thing that we have to talk about is how it came to be. मतलब कोई भी अगर थ्योरी आती है तो उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री ज़रूर होती है कि वो थ्योरी एक्चुअली में थ्योरी कैसे बनी. So we need to study this fact कि ये थ्योरी आई कैसे, how it came to be. So just focus on this first bullet point. So how this theory came is it arose out of a participant observation study of a cult. अब cult क्या होता है? कल्ट बेसिकली एक रिलीजियस ग्रुप होता है, ठीक है? एक रिलीजियस ग्रुप को हम बोलते हैं कल्ट, राइट? सो बेसिकली ये थ्योरी अरोज आउट हुई थी, एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन स्टडी थी एक कल्ट के ऊपर. और वो कल्ट क्या थी? वो बिलीव करती थी दैट अर्थ वॉज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड बाय अ फ्लड.
And what happened to its members when flood did not happen, particularly the really committed ones who had given up their homes and jobs to work for the cult? So इसका बेसिक मतलब क्या हुआ कि एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन स्टडी करी गई थी एक कल्ट के ऊपर, और वो कल्ट का ये विश्वास था कि जो अर्थ है वो कुछ ही सालों में डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि एक फ्लड आने वाला था और उस फ्लड की वजह से वो अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा. पर एक्चुअली क्या हुआ? देयर वाज नो फ्लड, कोई फ्लड नहीं आया, राइट. सो कोई फ्लड नहीं आया, तो अब ये हमें देखना था कि जो कल्ट के मेंबर्स थे, उस ग्रुप के जो मेंबर्स थे, उनका फिर क्या रिएक्शन था, स्पेशली उन मेंबर्स का जो कि काफ़ी ज़्यादा कमिटेड थे. लाइक दे वर कमिटेड टू सच एन एक्सटेंट कि दे गेव अप देयर जॉब्स, देयर होम, सो एज टू वर्क फॉर दैट कल्ट. तो उनका तो एक सॉर्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाता. क्या कॉग्निटिव डिसोनेंस होता? दैट वो अपने कल्ट में इतना ज़्यादा बिलीव करते थे कि फ्लड आएगा और अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा. बट जब रियलिटी स्ट्रक हुई कि कोई फ्लड नहीं आया, अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, सो व्हाट हैपेंड टू दोज मेंबर्स? लेट अस सी हुआ क्या. तो जो फ्रिंज मेंबर्स, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिंज मेंबर्स? फ्रिंज मेंबर्स आर जो ऐसे मेंबर्स होते हैं ना जो ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं किसी ग्रुप को. दे आर नॉट वेरी कमिटेड, वो बहुत ज़्यादा ग्रुप के साथ कमिटेड नहीं है, बस ऐसे कैजुअली उन्होंने ज्वाइन कर लिया. तो जो फ्रिंज मेंबर्स थे, दे वर मोर इंक्लाइंड टू रिकॉग्नाइज दैट दे हैड मेड fools of themselves and put it down to experience. तो फ्रिंज मेंबर्स ने तो क्या बोला कि अरे ये तो ज्वाइन कर लिया हमने ग्रुप, बट हमारा तो यू नो वी हैव मेड फूल्स ऑफ आवरसेल्व्स, चलो कोई बात नहीं, ये भी एक एक्सपीरियंस है, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे. सो दिस वॉज द रिएक्शन ऑफ फ्रिंज मेंबर्स जब कोई फ्लड नहीं आया और अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ. बट वॉट अबाउट दीज कमिटेड मेंबर्स? इनका क्या हुआ होगा? तो जो कमिटेड मेंबर्स थे हमारे, कमिटेड मेंबर्स वर लाइकली टू इंटरप्रेट द एविडेंस टू शो दैट दे वर राइट ऑल अलोंग. तो कमिटेड मेंबर्स ने तब भी अपने कल्ट का साथ नहीं छोड़ा. स्टिल उन्होंने क्या बोला कि जो भी चीज़ें हुई वो अच्छी ही हुई बिकॉज वी वर प्रेइंग. सो व्हाट दे सेड was that earth was not destroyed because of the faithfulness of the cult members. So they were not ready to accept the fact कि उनका उल्लू बन गया या उनका एक बैड एक्सपीरियंस में पुट इट डाउन कर दो जैसे कि फ्रिंज मेंबर्स ने किया. रादर कमिटेड मेंबर्स ने कहा दैट हमारा फेथफुलनेस था कल्ट मेंबर्स का सबका, दैट इज द रीज़न कि अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ. सो वाई डू यू थिंक कि कमिटेड मेंबर्स ने ऐसा किया होगा? जस्ट थिंक, अभी अभी हमने कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात की थी. इफ़ यू सी ओवर हियर, राइट हियर वी टॉक्ड अबाउट डिसोनेंस, है ना. तो इसको अगर आप अप्लाई करोगे इस स्टडी में तो ऐसा क्यों किया होगा उन लोगों ने? सो कमिटेड मेंबर्स ने बेसिकली ऐसा इसीलिए किया क्योंकि इफ़ दे वुड नॉट हैव सेटिस्फाइड देमसेल्व्स विद दिस रीज़न कि हमारी फेथफुलनेस थी इसीलिए अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो फिर उनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट आता. गिल्ट क्यों आता? बिकॉज उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ दी थी सो दैट दे कैन वर्क विद दिस कल्ट. और अब उन्हें पता लगता कि ये कल्ट जो है, इसके जितने भी बाकी मेंबर्स हैं, जो भी लीडर्स हैं, दे आर जस्ट यू नो लाइंग, और वो अभी तक झूठ बोल रहे थे कि कोई फ्लड आएगा जो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा. तो वो इस चीज़ को यू नो व्हेन वी हम कहते हैं ना कि बर्दाश्त नहीं कर पाते, दे वुड बी वेरी मच गिल्टी. तो दैट गिल्टीनेस इज एक्चुअली द डिसोनेंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. उन्हें फिर वो डिसोनेंस सफ़र करना पड़ता, और हम में से कोई भी मेंटल डिस्कम्फर्ट सफ़र नहीं करना चाहता, राइट. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड उस डिसोनेंस को, उस मेंटल डिस्कम्फर्ट को, उन्होंने क्या किया, एक्सप्लेनेशन दे दी कि फेथफुलनेस थी कल्ट मेंबर्स की, इसीलिए कोई फ्लड नहीं आया और अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ. सो दिस वॉज अ वेरी स्मॉल इंसिडेंस जो हुआ था दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी. Now, attitude change due to cognitive dissonance. Cognitive dissonance की वजह से attitude change भी हो सकता है. So, if you have been watching the videos all along, तो we have already covered this point कि cognitive dissonance से attitude change कैसे होता है. You must be seeing the link popping up above. You can watch that video if you haven't watched it yet, right? So, हम एक बार फिर से इसका छोटा सा रिकैप कर लेते हैं that how can an attitude change occur due to cognitive dissonance.
फेस्टिंगर की जो थ्योरी थी, फेस्टिंगर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, इट सजेस्ट्स दैट वी हैव एन इनर ड्राइव टू होल्ड ऑल आवर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स इन हार्मनी एंड अवॉइड द डिसहार्मनी विच इज एक्चुअली कॉल्ड डिसोनेंस। तो इसी फिनोमिनन को, क्या फिनोमिनन है कि फेस्टिंगर की थ्योरी के अकॉर्डिंग तो यही चीज़ है ना कि ऑल ह्यूमंस, हम सारे ह्यूमंस को हमारे जो एटीट्यूड्स हैं, हमारे जो बिहेवियर्स हैं, उनको हमें हार्मनी में रखना पसंद है। हार्मनी मीन्स कि सेम चले, मेरा एटीट्यूड भी सेम हो और फिर मेरा बिहेवियर भी सेम ही हो। वी डू नॉट वांट एनी काइंड ऑफ डिसोनेंस और एनी काइंड ऑफ मेंटल डिस्कम्फर्ट। इसी चीज को वी कॉल एज द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। सो यू नीड टू जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट कि प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी इज रिलेटेड टू फेस्टिंगर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, राइट? Now when there is an inconsistency between attitude and behavior, मतलब कि अगर हमारा attitude कुछ है, behave हम किसी और manner में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एटीट्यूड ये है कि जंक फूड खाने से मोटे होते हैं, बट मेरा बिहेवियर है कि मैं जंक फूड खा रही हूँ। सो एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों अलग हो गए। सो व्हेन देयर विल बी एन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, तब होगा डिसोनेंस। समथिंग मस्ट चेंज टू एलिमिनेट द डिसोनेंस। अब इस डिसोनेंस को एलिमिनेट, हटाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? या तो मैं अपना एटीट्यूड ही चेंज कर लूँगी। एटीट्यूड कैसे चेंज कर सकती हूँ कि अरे जंक फूड इतना भी बुरा नहीं होता हेल्थ के लिए, खा लेना चाहिए, राइट? सो आई मे चेंज माई एटीट्यूड और ट्राई टू एक्सप्लेन द बिहेवियर, राइट? या फिर मैं अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि अरे वो तो ना मेरे सामने आ गया था तो मैंने खा लिया, या फिर वो तो ना मेरे फ्रेंड्स ने फोर्स किया तो इसीलिए मैंने जंक फूड खा लिया, अदरवाइज आई डोंट बिलीव इन ईटिंग जंक फूड। सो दिस इज हाउ आई विल ट्राई टू गिव एक्सप्लेनेशंस टू माई बिहेवियर और ट्राई टू चेंज माई एटीट्यूड सो दैट आई कैन अवॉइड दिस डिसोनेंस, ठीक है? सो कॉग्निटिव डिसोनेंस की वजह से भी हम अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग वो एटीट्यूड चेंज वाला वीडियो ज़रूर देख लेंगे, बिकॉज उसमें काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब जो हम बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेज टू रिड्यूस डिसोनेंस, ठीक है? बाय चांस आपका एटीट्यूड और आपका बिहेवियर डिफरेंट हो गया, right? Whatever attitude you are holding comes out to be different from whatever way you are behaving in, तो फिर आपको डिसोनेंस होगा। पर what are some of the ways जिसकी हेल्प से आप इस डिसोनेंस को रिमूव कर सकते हो? अब हम उन वेज के बारे में पढ़ लेते हैं। There are 3 ways with the help of which we can reduce the dissonance, ठीक है? 3 ways हैं हमारे। Let us study what are those 3 ways. So the very first way, just focus on the screen guys. The very first way is change attitudes, behaviors, beliefs or etc. to make the relation consonant one. इसका क्या मतलब हुआ कि या तो आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लो, या फिर आप अपने बिहेवियर को चेंज कर लो, या फिर आप अपने बिलीव्स चेंज कर लो, ताकि सबके बीच में एक कॉन्सोनेंट रिलेशन बना रहे, एक ठीक ठाक रिलेशन बना रहे। सो जस्ट फोकस ऑन दिस फर्स्ट बुलेट पॉइंट। When one of the dissonant elements is a behavior, then the individual can change or eliminate the behavior. कि अगर मेरा कोई जो dissonant element है, या जो ऐसा element है जिसकी वजह से मुझे dissonance face करना पड़ रहा है, if that element is a behavior, the manner in which I am behaving, then तो the individual can easily either change that behavior or altogether eliminate that behavior, right? But ये सिर्फ कहने की बात है। In reality, this mode of dissonance reduction frequently presents problem for the people. Why it presents problem for the people? क्योंकि क्या है कि अपने behavior को change करना काफ़ी difficult होता है, especially कोई ऐसा behavior जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा habitual हो या फिर एक learned behavior हो, उसको change करने में we have a lot of problems, right? All of you, आपके पास भी कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर ज़रूर होगा जिसके आप हैबिचुअल होगे। मे बी जंक फूड खाने के हैबिचुअल हो, या फिर एक्सरसाइज करने के हैबिचुअल हो, या फिर लेट उठने के हैबिचुअल हो, या फिर फ़ोन पे लगे रहने के हैबिचुअल हो, राइट? वी ऑल हैव सम बिहेवियर्स जिसके हम हैबिचुअल हो जाते हैं, जो हमें लर्न हो जाता है। और उस बिहेवियर को रिमूव करना, यानी कि उस बिहेवियर को एलिमिनेट करना क्या है, एक हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज वो चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है। आई कैन गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑल्सो। ये एग्जाम्पल है गिविंग अप जंक फूड।
कि जो अभी तक हम एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे थे दैट वाज रिलेटेड टू दिस ओनली, राइट? जंक फूड खाना एंड नहीं खाना, दैट वाज अ डिबेट दैट वाज गोइंग ऑन ऑल अलोंग, अभी तक जितनी भी हमने बात की। तो उसमें यही चीज़ है कि ईटिंग जंक फूड इज़ योर बिहेवियर। तो कहने के लिए तो लोग कह देते हैं दैट इस बिहेवियर को एलिमिनेट कर दो तो आपका डिसोनेंस भी चला जाएगा, बट इज इट ईजी टू एलिमिनेट दिस? क्या आप जंक फूड खाना छोड़ सकते हो? प्रोबेबली नो। कुछ लोग जो हैबिचुअल हैं जंक फूड खाने के, जिनको उनके बगैर नहीं रहता पूरा दिन की ख़त्म हो, सो दे विल डेफिनेटली ईट द जंक फूड। उनके लिए तो ये टास्क बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। सो ये दिस इज़ अ वे, डेफिनेटली अ वे टू रिड्यूस डिसोनेंस, बट दिस इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट वे। डिफिकल्ट वे है क्योंकि बिहेवियर चेंज करना इतना ईजी नहीं होता। Okay, now let us talk about the second way. Second way is a little easier way कि बहुत लोग करते भी हैं इसे, that is acquire new information that outweighs the dissonant beliefs. इसका क्या मतलब हुआ कि हम कोई नई इंफॉर्मेशन एक्वायर कर लेते हैं ताकि जिस भी इंफॉर्मेशन की वजह से हमें डिसोनेंस हो रहा था वो इंफॉर्मेशन ही चली जाए, ठीक है? सो वी मे एक्वायर अ न्यू इन्फॉर्मेशन टू रिमूव द डिसोनेंस। तो हम ऑल टुगेदर एक नई इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल इज थिंकिंग दैट ईटिंग जंक फूड विल मेक मी फैट विल कॉज द डिसोनेंस। तो ये तो मेरी प्रायर इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है? प्रायर इन्फॉर्मेशन क्या हो गई कि ईटिंग जंक फूड विल मेक मी फैट। अब इस इन्फॉर्मेशन को मुझे रिप्लेस करना है। सो न्यू इन्फॉर्मेशन मेरी क्या होगी? दैट लाइफ इज शॉर्ट एंड वी मस्ट ईट वॉट वी विश टू। तो ये मेरी हो गई नई इन्फॉर्मेशन जो मेरे डिसोनेंस को रिड्यूस कर देगी। दैट मीन्स जब भी मैं नेक्स्ट टाइम जंक फूड खाऊंगी तो प्रोबेबली मेरे दिमाग में यही आएगा कि अरे छोटी सी लाइफ है, इसमें तो खा पी के मस्त रहना चाहिए, राइट? हमने बहुत बार सुना होगा ये एग्जाम्पल या फिर ये लाइन, हमारे पेरेंट्स या हमारे फ्रेंड्स बोलते रहते हैं, अरे खा पी के मस्त रहो, छोटी सी लाइफ है। सो वी ऑल हैव हर्ड दीज लाइन्स, राइट? सो ये लाइन हम बेसिकली क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि हम इस डिसोनेंस को अवॉइड कर पाएँ और उस जंक फूड को खुशी खुशी खा पाएँ, right? So that we can avoid this cognitive dissonance thing that we are studying right now. ठीक है? सो नाउ यू नो द लॉजिक बिहाइंड कि क्यों लोग कहते हैं छोटी सी लाइफ है, मस्त मौला खाओ पियो ऐश करो, राइट? सो दिस इज द फैक्ट। तो ये हो गया आपका सेकेंड वे विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन रिड्यूस डिसोनेंस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड वे। थर्ड वे जो है रिड्यूस करने का डिसोनेंस, दैट इज रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉग्निशन। सो देखो, अगर देखा जाए तो ये जो कॉग्निशन है यही चीज़ है जो कि हमारे सारे डिसोनेंस को लीड करे। वाई? कॉग्निशन क्या होता है? ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, अगर मेरे वीडियोस देखते आ रहे हो तो। थिंक। सो कॉग्निशन इज द थिंकिंग प्रोसेसेस। हमारे जो थिंकिंग प्रोसेसेस होते हैं, मेंटल फ्रेमवर्क्स, डिसीजन मेकिंग, ये सारे हमारे कॉग्निशंस होते हैं। सो ये कॉग्निशंस ही हैं, हमारे थॉट प्रोसेसेस ही हैं जो हमारे डिसोनेंस पे ला रहे हैं हमको। सो अगर हम इन कॉग्निशन के या थॉट प्रोसेसेस के इम्पोर्टेंस को रिड्यूस करते हैं सो हमें डिसोनेंस होगा ही नहीं, राइट? मतलब इसका क्या हुआ? अ पर्सन में रिड्यूस द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉग्निशन। कॉग्निशन में आपके एटीट्यूड भी आते हैं, आपके बिलीव्स भी आते हैं, राइट? सो दैट इट डज नॉट लीड टू डिसोनेंस। नाउ व्हाट कैन बी एन एग्जाम्पल? ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है पहले वाले जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है उससे से। A person could convince themselves that it is better to live for today than to save for tomorrow. ठीक है, हमने ये चीज़ काफ़ी बार सुनी होगी कि कल के लिए क्या बचाना, आज ही मज़े करो एंड अपना सारा जो आपको करना है चीज़ें वो अभी करो। लिव इन द प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ लिविंग इन फ्यूचर। ये चीज़ हमने सुनी है, राइट? ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड कि लिव फॉर टुडे रादर दैन सेव फॉर टुमारो। सो दैट इज, इससे क्या हुआ कि दे कुड टेल देमसेल्व्स दैट अ short life that is filled with tasty food is better than a long life devoid of such food. ठीक है? सो इस तरीके से सोचने से हुआ क्या कि उन्होंने क्या है, डिक्रीज कर दी इम्पोर्टेंस। They will decrease the importance of beliefs and attitudes, thereby reducing the dissonance. So many of you must be thinking right now कि मेरा सारा जो एग्जाम्पल है that is related to food, but
this is something that we all can relate with. Why? Because Indian society, in fact बाहर western societies में भी these examples are very common, so therefore you can relate with them easily, और आप इनसे easily relate कर पाओगे तो easily समझ भी पाओगे, right? So ये basically एक हो गया कि मैंने जब बोला कि live for today and say rather than save for tomorrow, तो मैंने अपने cognition की thinking process की पूरी importance जो है lower down कर दी. कैसे lower down कर दी कि the moment मैंने कहा कि live for today, तो मैंने वो सारी चीज़ें अवॉइड कर दी कि अरे जंक फूड खाने से मैं फैट होंगी, अब जंक फूड खाने से मुझे डिजीज़ होएगा जिससे मैं ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जी पाऊंगी. सो वो सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गई उनकी इंपॉर्टेंस, बिकॉज मैंने कह दिया कि मुझे तो सिर्फ आज के लिए ही रहना है. वाई शुड आई सेव फॉर टुमारो? So basically I am saying कि a short life that is filled with some tasty food would be much better than a long life that would be filled with some boring spinach food, right? So this is what the third way of reducing the dissonances, which is very much similar to the previous way that we have discussed. This one, acquire new information and reduce the importance of cognition. These both are very similar ways. So I hope that all of you have understood the three ways with the help of which we can reduce the dissonance that we suffer, right? So thank you so much for watching the video. I really appreciate that if you have watched it till the end, and also please listen that the cognitive dissonance theory has not finished yet. The next video, that is part 2 of cognitive dissonance, is going to be on research evidences. These are the most important part of cognitive dissonance theory, and I am keeping it in the next video because एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है. So make sure कि आप इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी को समझने के लिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू लाइक द वीडियो गाइज. इफ यू रियली लाइक माई एफर्ट्स, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दे माइट ऑल्सो नीड इट. शेयर करो अपने दोस्तों के साथ. एंड अगर यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो उस सब्सक्राइब के बटन को भी दबा दो यार. यूट्यूब ने उस सब्सक्राइब के बटन को लगाया सो दैट यू कैन क्लिक ऑन इट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, and make sure you like, share, subscribe and watch the part 2 as well, and do leave your comments in the comment section below. I will surely reply. Thank you. Bye bye. Take care.